नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि मेरी यहाँ जीव विज्ञान की क्लास चल रही है। जीव विज्ञान में मैंने इसके पहले वाले क्लास में सेल बायोलॉजी स्टार्ट करी थी। तो सेल के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया था। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको केंद्रक के बारे में पढ़ाया था। केंद्रक में क्या क्या ऑर्गन, उसकी संरचना कैसे होती है केंद्रक की, ये बताया था। गुणसूत्र के बारे में बताया था, क्रोमोसोम के बारे में बताया था। और क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र जो है उसकी संरचना को बताया था कि किस तरह से उसकी संरचना होती है। साथ में गुणसूत्र किन किन से मिलकर के बने होते हैं मैंने आपको बताया था कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्रोमोसोम बने होते हैं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये डीएनए के बारे में और हम आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। डीएनए और आरएनए के साथ में हम इसमें तुलना करेंगे कि डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। साथ में अंत में फिर मैं आपको जो एनिमल सेल होती है और प्लांट सेल में डिफरेंस समझाऊंगा। तो ये तो जस्ट एक लेक्चर का परिचय था कि क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं डीएनए के बारे में। आपको बता दूं कि हमारे शरीर में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। पहले हम डीएनए की चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो हम डीएनए के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्या होता है। डीएनए का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। आरएनए को बोला जाता है क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डीएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर के किसकी संरचना करते हैं, गुणसूत्र की, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। अब डीएनए क्या होता है, ये एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ होने का मतलब ये होता है कि जो माता पिता से जो लक्षण बच्चों में जाते हैं वो इन्हीं डीएनए और जीन के माध्यम से जाते हैं। तो ये आपको लिखने के लिए बताइएगा कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। देन जो डीएनए होता है इसका मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। मैंने अभी बताया आपको केंद्रक की संरचना, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई कई जगह पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको याद रखना है, इस पे एमसीक्यूज बने हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि डीएनए आखिर बने कैसे होते हैं इसके बारे में। डीएनए जो बने होते हैं, तीन चीजों से मिलकर के डीएनए बना होता है। किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है नाइट्रोजनस बेस मतलब क्षार जिसको बोलते हैं, सुगर मतलब शर्करा बोलते हैं, और तीसरा है फास्फोरिक एसिड। तो तीन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब क्षार कौन कौन से होते हैं, जो विद्यार्थी साइंस से हैं उनको पता होगा। दो तरह के क्षार होते हैं हमारे शरीर में, एक होते हैं प्यूरिन क्षार, दूसरे होते हैं पिरामिडिन क्षार। प्यूरिन क्षार में कौन कौन से क्षार आते हैं, एडेनिन, आप लिख लीजिएगा, एडेनिन और ग्वानिन इनको बोला जाता है। पायरिमिडिन या पिरामिडिन भी बोला जाता है। इसमें साइटोसिन और थायमिन जो है क्षार होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शर्करा दो तरह की होती है, एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाई जाती है, दूसरी होती है राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाई जाती है, और तीसरा कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डीएनए की संरचना होती है मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब हम बात करेंगे डीएनए की, किसकी बात करेंगे, डीएनए की, तो यहाँ पर जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से मार्क किया हुआ है, लिख लीजिएगा। डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन। ये एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन साइटोसिन और थायमिन। तो इसको आप सूत्र के मतलब एक याद कर सकते हैं कैसे, डीएनए में एजीसीटी पाए जाते हैं और आरएनए में एजीसीयू पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर यूरेसिल होता है, यहाँ पर थायमिन होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो डीएनए में जो क्षार होते हैं कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और आरएनए में जो क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये डिफरेंस होता है। चलिए, इस तरह से शुगर की बात करेंगे तो जो डीएनए होगा उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ये तो मैंने जस्ट एक परिचय बताया कि डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, एजीसीटी डीएनए में, एजीसीयू आरएनए में। तो ये तीन चीजों से मिलकर मैंने आपको बताया डीएनए। चलिए और थोड़ी सी चर्चा करते हैं डीएनए में क्या होता है। डीएनए में एक क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए में जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बताता हूं डबल हेलिक्स मॉडल क्या है। इन्होंने कब दिया था, 1953 में, और इन्होंने इतना अच्छे से इसको समझाया था डीएनए के बारे में, इसके लिए इन्होंने 1968 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। चलिए समझते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है। शब्द से समझ में आता है कि डबल हेलिक्स
हेलिक्स का मतलब एक रस्सीनुमा संरचना। तो इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है मुख्य रूप से दो डबल हेलिक्स नुमा संरचना में बना होता है। जैसे ये मैंने एक हेलिक्स बनाई हुई है, इसकी एक शाखा बनाई हुई है, और दूसरी तरह से मैंने ये दूसरी शाखा बनाई हुई है। देखिए दोनों ही शाखाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अपोजिट होने का मतलब होता है कि इसके एक सिरे को 3 डिग्री या 5 डिग्री बोले तो दूसरा सिरा इसका 3 डिग्री ऊपर होगा, 5 डिग्री नीचे होगा। कहने का मतलब ये दोनों एक ऐसी होगी तो दूसरी ऐसी होगी, उनकी जो दिशा होगी एक दूसरे की अपोजिट होगी। क्यों होगी अभी बताता हूँ। आपको जानिए, एक चीज तो मैंने आप बताया कि किससे मिलकर बनी होती है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन बेस होते हैं। तो एडेनिन जो होता है ग्वानिन से अटैच होता है। देखिए एडेनिन और ग्वानिन जो दोनों ही इसकी हेलिक्स हैं, उसमें एडेनिन ग्वानिन से मिला हुआ है, और इसकी जो संरचना है वो अंदर साइड से है, साइटोसिन से थाइमिन मिला हुआ है। इस तरह से अंदर अंदर जो है बेस होते हैं। क्या होते हैं? अंदर अंदर। देखिए मैं यहाँ पर बेस बनाए हैं, यहाँ किनारे किनारे बेस नहीं बनाए हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो बेस अंदर होते हैं, और जो शुगर और फास्फेट होते हैं वो बैकबोन की तरह बाहर की तरह होते हैं। देखिए बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ संरचना में इस हेलिक्स में क्या पाए जाते हैं? शुगर और फास्फेट। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट, यहाँ पर शुगर और फास्फेट। कहने का मतलब बेस जो होते हैं, क्षार जो होते हैं इस हेलिक्स में अंदर की तरफ होते हैं, और शुगर और फास्फेट जो है बाहर की तरफ होते हैं। अब जो शुगर और फास्फेट बाहर की तरफ होते हैं, मतलब बाहर की तरफ होते हैं इस हेलिक्स में, मतलब डीएनए में, तो इससे एक तरह से ये बैकबोन का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं ये अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आप लिखा हुआ अंदरूनी हिस्से में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एक कैरेक्टर याद रखना होगा आपको समझने के लिए। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, खुद से पूछ सकते हो कि सर ये जो डीएनए की संरचना है हेलिक्स या रस्सीनुमा संरचना क्यों है? ये भी तो प्रश्न बनता है, क्यों सीधे सीधे एक स्ट्रैंड के रूप में नहीं है? बताते हैं क्यों। क्योंकि देखिए इसमें जो संरचना पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, जो बेस होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि फॉस्फेट जो शुगर फॉस्फेट का जो अटैचमेंट होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसमें क्या होता है कि जो शुगर और फॉस्फेट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक का नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक का नेचर होने का मतलब इनको जल के प्रति प्यार होता है, और जल के प्रति प्यार होने का मतलब है कि कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ भरा होता है, तो ये इसी तरह से तरल पदार्थ से बढ़िया अटैच रहते हैं। कौन? ये शुगर फॉस्फेट वाला बाहरी संरचना जल से अटैच रहती है कोशिका द्रव्य में। इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। उन्हें जल से दुश्मनी होती है, जल से वो बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं और बाहर भगते हैं, जल के प्रति अटैच नहीं होता उनका। तो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर देखिए यहाँ पे लिखा मैंने तरल पदार्थ से बचना, मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब है तरल पदार्थ से बचना, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है जल के प्रति उनका एक लगाव। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जल से शुगर फॉस्फेट इधर और इधर जुड़े रहते हैं। बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं? देखिए इधर कुछ हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से ये जल से इससे जुड़ते हैं, और ये इनका नेचर जो होता है बेस का इनसे दुश्मनी का होता है, ये आपस में सिकुड़ते हैं। तो इस तरह से ये दो जिस क्रिया होती है, इस क्रिया में ये जो स्ट्रैंड होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इसीलिए जो डीएनए का जो संरचना होती है कैसी? हेलिक्स नुमा संरचना पाई जाती है। ये बात होती है। दूसरी बात मैंने भी आपको बताया कि दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे की अपोजिट दिशा में होते हैं। 3 से 5 डिग्री, 3 से 5 डिग्री ऊपर होता है। तो जो इनका नेचर अपोजिट होने की वजह से भी एक दूसरे से क्या हो पाते हैं? लॉक हो पाते हैं। इसीलिए इसे डीएनए का डबल हेलिक्स मतलब हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। चलिए समझते हैं। डीएनए के अलावा डीएनए में एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। कुछ विद्यार्थी नए होंगे, उनको नहीं समझ में आता, काफी मिलती हुई टर्मिनोलॉजी है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं और शुगर होते हैं, इनके जब मिलन होता है तो इनको बोला जाता है क्या? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इसमें क्या मिला देते हैं? फॉस्फेट मिला देते हैं, तो इन्हें बोला जाता है टाइड। और सर याद कैसे करें कि साइड और टाइड कैसे? टाइड मतलब समझ लो 3, तो 3 चीजें मिल गई, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर। तो इस तरह से इसमें जब फॉस्फेट मिल जाता है इस संरचना में तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। आपको बता दूं कि जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो जो विद्यार्थी काफी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं थोड़ा इंतजार करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगा। चलिए ये तो जस्ट एक परिचय था आपको टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए। आइए समझते हैं आरएनए क्या होता है।
देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आरएनए एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है। मैंने यहाँ टेक्नोलॉजी लिखी हुई है समझाने के लिए, इसीलिए ताकि आप समझ पाए। ये आनुवंशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाते हैं, लेकिन ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ये गैर आनुवंशिक पदार्थ है। इसका मतलब ये है, इसका काम है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, पर ये नहीं करते। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है। ये गैर आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका एक अपवाद होता है टीएमवी वायरस, वहां पर ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। ये एक परिचय था। और आरएनए को 3 भागों में बांटते हैं, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। अब एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एमआरएनए क्या होता है, और आपको एक चीज और जान लीजिए कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। ये बात आपको याद रखना होगा। तो एमआरएनए जो होते हैं क्या करते हैं कि जो डीएनए अणु में सूचनाओं को प्रोटीन स्थल तक ले जाना। एमआरएनए का मतलब सिंपल हुआ कि मैसेंजर आरएनए, मैसेज देना किससे, कि डीएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस के सिग्नल कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, ये कौन बताएगा, एमआरएनए। तो डीएनए अणु में सूचनाओं को, मैसेज को प्रोटीन स्थल तक ले जाना। प्रोटीन कहाँ होती है, मैंने भी आपको बताया, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होती है। अपन जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आरएनए क्या होते हैं, इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। इसका काम क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है ना, यही राइबोसोम जो पढ़ा चुका हूं मैं, उनके बनने में ये बहुत हेल्प करते हैं, और इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस में इनका योगदान बहुत ज्यादा होता है। आरएनए जो होता है, टोटल आरएनए का ये लगभग 80% भाग होता है, कौन, आरएनए। तीसरा होता है टीआरएनए, जो कि टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। इस तरह से टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। मतलब क्या करता है कि अमीनो ट्रांसफर करना है ना, अमीनो अम्लों को प्रोटीन सिंथेसिस तक क्या करना, ले जाना, ट्रांसफर करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये काम करते हैं कौन, टीआरएनए। जस्ट एक परिचय था आरएनए के बारे में। समझ लीजिए कुछ डिफरेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तुलना डीएनए और आरएनए की। यहाँ पर शुगर मैंने बताया, राइबोस शुगर पाई जाती है किसमें, सॉरी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाएगी, और यहाँ पर क्या, कौन सी शुगर पाई जाएगी, राइबोस शुगर पाई जाएगी। मैंने भी आपको बताया कि डीएनए में एजीसीटी पाए जाते हैं, यहाँ पर एजीसीटी, एजीसीयू पाए जाते हैं। स्थान क्या होता है, केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। कार्य क्या होते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करना, ले जाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर। आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, अभी आपको बताया। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जब शुरू में सेल स्टार्ट किया था कोशिका, तो मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का बहुत अच्छा डायग्राम बना करके समझाया था कि आखिर सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आज मैं सेल को यहाँ से करता हूँ खत्म। तो सेल को खत्म करने से पहले थोड़ा एक डिफरेंस जान लेते हैं, कौन सा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो ये जंतु कोशिका के बारे में लिखा है और प्लांट सेल के बारे में। हालांकि ये सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं आपको इसके पहले 2-3 जो क्लास लेक्चर हुए मेरे सेल में सब बता चुका हूँ। जस्ट एक परिचय के रूप में देख लेते हैं। जो एनिमल सेल होती है, जंतु कोशिका होती है, उसकी साइज थोड़ी छोटी होती है, 10 से 30 माइक्रोन की होती है। यहाँ पर पादप कोशिका की जो होती है बड़ी होती है, 30 से 100 माइक्रोन तक होती है। यदि शेप की बात करें, उसकी आकृति की बात करें, तो जो जंतु कोशिका होती है गोलाकार होती है, अनियमित होती है, मतलब कोई परफेक्ट उसका साइज नहीं होता, कहीं छोटी कहीं बड़ी, इस तरह देखने को मिलती है। लेकिन पादप कोशिका ज्यादातर घनाकार होती है और उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी देखने को मिलती है, समान होती है। और ज्यादातर संरचना उनकी पादप कोशिका की कैसी होती है, चौकोर टाइप की होती है, इस तरह की। लेकिन जंतु कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है। एनर्जी स्टोरेज की बात करें, मतलब कहने का मतलब जंतु कोशिका में जो ऊर्जा का संग्रहण कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और यहाँ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी का स्टोरेज होता है वो स्टार्च या शर्करा की फॉर्म में होता है। कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल, यहाँ पर जंतु कोशिका में बहुत कई बार बता चुका हूँ, नहीं पाई जाती। यहाँ पर जंतु कोशिका सेल वॉल यहाँ पर पाई जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने एस लिखा हुआ है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, कोशिका झिल्ली की बात करें, तो जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन जो है पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। एक लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं, जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, और प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते, ठीक है। प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड मतलब लवक की बात करें, बता चुका हूं, यहाँ पर नहीं पाए जाते। 3 तरह के प्लास्टिक पढ़ाया था आपको, यहाँ पर पाए जाते हैं। वैक्यूल जिस राजधानी बताते हैं, नहीं पाई जाती, ज्यादातर नहीं पाई जाती, पर पाई भी जाती है तो बहुत छोटी छोटी पाई जाती है। यहाँ पर प्लास्टिक जो वैक्यूल्स होती है, राजधानी होती है, यहाँ पर बहुत बड़ी होती है, और एक तरह से उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, किसको, प्लांट सेल को। तो डियर फ्रेंड्स, जस्ट एक परिचय मैंने प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में बताया।
अगली क्लास में कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक बात और, यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, कोई डाउट होता है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।